दोस्तों कभी कभी मुझे लगता है कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ बच्चे पैदा होने के कुछ साल बाद चलना नहीं कंपैरिजन सुनना सीख जाते हैं। शर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी की बेटी, वो देखो पड़ोस वाला लड़का आईएएस बन गया, तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो। और फनी बात ये है कि कंपैरिजन धीरे धीरे इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि इंसान को खुद समझ नहीं आता कि वो जिंदगी जी रहा है या किसी इनविजिबल रेस में भाग रहा है। अब इमेजिन करो एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन हाउस, सुबह पापा ऑफिस जाने की जल्दी में है, मम्मी किचन में है, टीवी पर न्यूज चैनल चिल्ला रहा है, देश बदल रहा है, और उसी घर के एक कमरे में बैठा 19-20 साल का बच्चा यूट्यूब पर हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट देख रहा है। उसके सामने हाइलाइटर, नोट्स, करंट अफेयर्स, मैगजीन, मोटिवेशनल कोट्स और अंदर एक कांस्टेंट डर, अगर नहीं हुआ। यही वो डर है जो आज करोड़ों युवाओं के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल हो चुका है। और शायद यही रीजन है कि जब इंटरनेट पर अचानक हम कॉकरोच जैसा फ्रेज वायरल हुआ तो लोग हंसे कम, रिलेट ज्यादा करने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी हालत को मोटिवेशनल लैंग्वेज में नहीं, ब्रूटली ऑनेस्ट लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी डेंजरस भी हो जाती है, क्योंकि पहली नजर में सबको लगा वाह फाइनली यूथ जाग रहा है, सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है, पेपर लीक्स के खिलाफ आवाज उठ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पर मीम्स बन रहे हैं, स्टूडेंट पहली बार कलेक्टिवली बोल रहे हैं। लेकिन फिर कुछ सवाल उठने लगे, इतना बड़ा मूवमेंट अचानक एक्सप्लोड कैसे हो गया? वो भी ठीक उसी समय जब नीट कंट्रोवर्सी, रिक्रूटमेंट स्कैम्स और बेरोजगारी को लेकर यूथ पहले से उबल रहा था। क्या जेन्युइनली स्पॉन्टेनियस एंगर था या किसी ने सही टाइमिंग पर इस एंगर को परफेक्ट स्टेज दे दिया? क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग एक्सीडेंटल कम स्ट्रेटेजिक ज्यादा होती है। अब जरा इस पूरे साइकोलॉजिकल सेटअप को समझो। इंडियन मिडिल क्लास बच्चे को बचपन से एक स्क्रिप्ट दी जाती है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी लो, फैमिली प्राउड होगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज ग्राउंड रियलिटी उस स्क्रिप्ट को फॉलो ही नहीं कर रही। लाखों इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, डिग्रीज बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही है, गवर्नमेंट वैकेंसीज लिमिटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैटलफील्ड बन चुके हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को 24/7 लाइव टेलीकास्ट बना दिया। पहले इंसान सिर्फ मोहल्ले में कंपैरिजन सुनता था, अब इंस्टाग्राम खोलो तो कोई दुबई में है, कोई स्टार्टअप फाउंडर है, कोई डे इन माय लाइफ एज अ कंसल्टेंट इन लंदन बना रहा है, और बेचारा एस्पिरेंट मुखर्जी नगर में बैठकर सोच रहा है भाई मेरी लाइफ पॉज पर क्यों है? यही वो इमोशनल एग्जॉस्शन है जो धीरे धीरे एंगर में कन्वर्ट होता है। लेकिन मॉडर्न जनरेशन उस एंगर को ओल्ड स्कूल तरीके से एक्सप्रेस नहीं करती। वो सड़क पर नारे लगाने से पहले मीम बनाती है, वो स्पीच देने से पहले सरकाज़म करती है, वो डिप्रेशन को जोक बनाकर शेयर करती है, क्योंकि ऑनेस्टली जेनजी की सबसे बड़ी कॉपिंग मैकेनिज्म आयरनी बन चुकी है। और इसी आयरनी से पैदा हुआ कॉकरोच वाला पूरा सिंबोलिज्म। अब सोचो कॉकरोच आखिर सिंबल क्यों बना? क्योंकि कॉकरोच डिस्गस्टिंग नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल माना जाता है, लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समाउ सर्वाइव कर जाता है, और इंडियन यूथ ने खुद को इसी इमेज से जोड़ लिया। हाँ, सिस्टम हमें इग्नोर करता है, ह्यूमिलेट करता है, लेकिन हम सर्वाइव करेंगे। पहली नजर में फनी लगता है लेकिन एक्चुअली ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि किसी जनरेशन का सर्वाइवल को एम्बिशन बना लेना हेल्दी सोसाइटी की निशानी नहीं होती। एक आइडियल सोसाइटी में यूथ ड्रीम्स की लैंग्वेज बोलता है, इनोवेशन की बात करता, फ्यूचर की बात करता, लेकिन जब यूथ सर्वाइवल जोक्स बनाने लगे तो समझ जाओ कि अंदर कहीं होप वीक पड़ रही है। और यही चीज इस पूरे मूवमेंट को इमोशनली पावरफुल बनाती है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये पूरा कॉकरोच सिंबोलिज्म हवा में पैदा नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से, जहां जस्टिस सूर्यकांत ने फेक डिग्री रैकेट वालों के संदर्भ में कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया था। बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि कमेंट बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं था, लेकिन भाई सोशल मीडिया क्लैरिफिकेशन से नहीं इमोशन से चलता है। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने उस वर्ड को पकड़ लिया, मीम बने, सटायर शुरू हुआ और धीरे धीरे इंसल्ट प्रोटेस्ट सिंबल बन गया। अब इस फ्रस्ट्रेशन की रूट्स बहुत डीप है। पिछले कुछ सालों में एग्जाम कंट्रोवर्सीज प्रैक्टिकली नेशनल पैटर्न बन चुकी है। कहीं पेपर लीक, कहीं रिक्रूटमेंट डिले, कहीं ज्वाइनिंग पेंडिंग, कहीं रिजल्ट कोर्ट मैट का। इमेजिन करो एक एस्पिरेंट जो 4-5 साल प्रिपरेशन करता है, उसके दोस्त जॉब्स में चले जाते हैं, कजिन शादी कर लेते हैं, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, धीरे धीरे फैमिली सपोर्ट प्रेशर में बदलने लगता है। शुरू में घर वाले बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करते रहो, तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी वही लोग पूछने लगते हैं बैकअप प्लान क्या है? और ऑनेस्टली इंडियन मिडिल क्लास में बैकअप प्लान दो सबसे पेनफुल शब्दों में से एक है, क्योंकि उसका हिडन मीनिंग होता है हमें अब भरोसा कम होने लगा। और यही से एस्पिरेंट मेंटली टूटना शुरू करता है। वो खुद को फेलियर नहीं मानना चाहता, लेकिन सोसाइटी उसे धीरे धीरे वही फील कराने लगता है। और इसी इमोशनल क्लाइमेट में अगर कोई मूवमेंट आकर बोलता है भाई प्रॉब्लम तुम नहीं सिस्टम है, तो नेचुरली यूथ उससे कनेक्ट करेगा। लेकिन यही कहानी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए, क्योंकि जहां जेन्युइन पेन होता है वहां पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती है। हिस्ट्री यही कहती है, चाहे स्टूडेंट मूवमेंट्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट हो, एंटी करप्शन वेव्स हो, पब्लिक एंगर इवेंचुअली पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन ही जाता है। और कॉकरोचेस जनता पार्टी को लेकर भी यही सवाल उठने लगे। जब मूवमेंट बड़ा होने लगा, फॉलोवर्स एक्सप्लोड होने लगे, तब इंटरनेट डिटेक्टिव्स एक्टिव हो गए। लोगों ने पुराने पोस्ट निकाले, पॉलिटिकल लिंक्स निकाले, स्क्रीनशॉट्स निकाले, फिर डिस्कशन शिफ्ट होने लगी, क्या ये जेन्युइन यूथ मूवमेंट है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड नैरेटिव? अब यहाँ ना सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है, कि दोनों पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकती है। यूथ का पेन एब्सोल्युटली रियल हो सकता है, और साथ ही कोई पॉलिटिकल इकोसिस्टम उस पेन को एम्पलीफाई भी कर सकता है। और यही मॉडर्न इंटरनेट पॉलिटिक्स का कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी है। अब चीजें सिंपल नहीं रही कि ये कंप्लीटली प्योर है या ये कंप्लीटली फेक है। रियलिटी अक्सर बीच में फंसी होती है, लेकिन सोशल मीडिया बाइनरी पसंद करता है, वहां आइदर हीरो होता है या विलेन, न्यूएंस वायरल नहीं होता। और यहीं से कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि मूवमेंट से जुड़े कुछ चेहरों के पुराने पॉलिटिकल लिंक सामने आने लगे। अभिजीत दीपके का नाम चर्चा में आया, जो रिपोर्टेडली पहले आपकी सोशल मीडिया और मीम्स इकोसिस्टम से जुड़े रहे थे। और ऑनेस्टली यही मॉडर्न पॉलिटिकल कंटेंट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
आज हर चीज कंटेंट बन चुकी है। प्रोटेस्ट कंटेंट, डिप्रेशन कंटेंट, रिवॉल्यूशन कंटेंट, नेशनलिज्म कंटेंट, एंटी नेशनलिज्म भी कंटेंट, हर चीज एस्थेटिक पैकेज बन चुकी है। सैड म्यूजिक लगाओ, ड्रामेटिक एडिट डालो, बोल्ड कैप्शन लिखो, बूम, नैरेटिव रेडी। लेकिन रियलिटी इतनी सिनेमेटिक नहीं होती। रियलिटी में एस्पिरेंट एसिडिटी की दवा खा रहा होता है। रियलिटी में बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर साइलेंटली पैनिक अटैक फेस कर रहा होता है। रियलिटी में कोई लड़की घर वालों के प्रेशर में प्रिपरेशन छोड़ देती है क्योंकि अब शादी की उम्र हो रही है। रियलिटी में कोई लड़का अपने दोस्त की सक्सेस पोस्ट देखकर सीक्रेटली खुद को वर्थलेस फील करता है। ये सब रील्स में नहीं दिखता, लेकिन यही असली इंडिया है। और शायद इसीलिए इंटरनेट पर जब कोई रॉ लैंग्वेज में सिस्टम को मॉक करता है तो यूथ उसे इमीडिएटली अपनापन महसूस करता है। अब यहाँ सोशल मीडिया का रोल समझना बहुत जरूरी है। पहले पॉलिटिक्स सेंट्रलाइज थी, टीवी चैनल्स नैरेटिव डिसाइड करते थे, बड़े नेता पब्लिक इमोशन कंट्रोल करते थे। लेकिन अब एल्गोरिथम डेमोक्रेसी का हिडन प्लेयर बन चुका है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सभी सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये परसेप्शन फैक्ट्रीज बन चुके हैं। अगर एल्गोरिथम डिसाइड कर ले कि एंगर प्रॉफिटेबल है तो पूरा फीड एंगर से भर जाएगा। और ऑनेस्टली एंगर सबसे प्रॉफिटेबल इमोशन है। फियर बिकता है, ह्यूमिलेशन बिकती है, रिवेंज बिकता है। इसलिए आज पॉलिटिकल कंटेंट इंक्रीजिंगली एंटरटेनमेंट जैसा बनता जा रहा है। लाउड थंबनेल्स, ड्रामेटिक म्यूजिक, शॉकिंग टाइटल्स, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी में सबके मर चुकी है। और यही रीजन है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसा मूवमेंट इतनी तेजी से एक्सप्लोड हुआ। उसने पॉलिटिकल मैसेजिंग को एंटरटेनमेंट लैंग्वेज में बदल दिया। यूथ को लगा फाइनली कोई बोरिंग स्पीच नहीं दे रहा, हमारी लैंग्वेज बोल रहा है। और फिर चीजें अचानक और इंटेंस होने लगी। कुछ ही दिनों में पेज की ग्रोथ इतनी तेज हुई कि लोग कंपैरिजन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया नंबर से करने लगे। लाखों रजिस्ट्रेशंस, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग, एक्सप्लोसिव एंगेजमेंट, फिर एलिगेशन शुरू हुए। फॉरेन फॉलोअर्स, बोट एक्टिविटी, सस्पिशियस ट्रैफिक। दूसरी तरफ मूवमेंट से जुड़े लोगों का दावा था कि अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, वेबसाइट डाउन हो रही है, थ्रेट्स मिल रहे हैं। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या सरकार जेन्युइनली किसी हिडन इन्फ्लुएंस से वरीड है या फिर पहली बार डिजिटल यूथ एंगर सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर रहा है? लेकिन यही चीज डेंजरस भी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। लोग मूवमेंट को इमोशनली कंज्यूम करने लगते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कम करते हैं। और यही सबसे बड़ा रिस्क पैदा होता है, ब्लाइंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब इंसान इमोशनली डेस्परेट होता है तब वो जल्दी हीरोज ढूंढता है। और हिस्ट्री बताती है कि हर जनरेशन इवेंचुअली कुछ सिंबॉलिक फेसेस क्रिएट करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब क्वेश्चंस पूछना बंद हो जाए। अगर कोई मूवमेंट जेन्युइनली यूथ मूवमेंट है तो उसे स्क्रूटनी से डरना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लीडरशिप क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे डेंजरस चीज अपोजिशन नहीं होता है, ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी की हो। और ऑनेस्टली इंडिया में यूथ को सबसे ज्यादा जो चीज सीखने की जरूरत है वो है इशू बेस्ड थिंकिंग। किसी मूवमेंट को पर्सनैलिटी वर्शिप में मत बदलो, फोकस इश्यूज पर रखो। पेपर लीक्स कैसे रुकेंगे, रिक्रूटमेंट अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, एजुकेशन रिफॉर्म कैसे आएंगे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एस्पिरेंट तक कैसे पहुंचेगी, ये क्वेश्चन सेंट्रल रहने चाहिए। वरना हर मूवमेंट इवेंचुअली नैरेटिव वॉर बन जाता है और ओरिजिनल इश्यूज बैकग्राउंड में चला जाता है। और शायद यही इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा फियर है। शुरुआत बेरोजगारी और एग्जाम रिफॉर्म से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्सेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, वोट्स, बैंस, फॉरेन इन्फ्लुएंस और आइडियोलॉजी वॉर्स पर शिफ्ट होने लगी। यही पॉलिटिक्स का ओल्डेस्ट ट्रिक है, इशू हटाओ, इमोशंस बढ़ाओ। क्योंकि इमोशनल जनता ज्यादा रिएक्टिव होती है, इन्फॉर्म जनता ज्यादा डेंजरस होती है। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे यूथ के हो, दर्द यूथ का हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में चला जाए। क्योंकि जब लाखों लोग किसी मूवमेंट से इमोशनली जुड़ते हैं तो वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं हो रहे थे, इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी लड़ाई है। लेकिन अगर बाद में हिडन एजेंडा, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज या पुराने एफिलिएशन सामने आने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान पॉलिटिक्स का नहीं होता, ट्रस्ट का होता। क्योंकि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पेपर लीक रुका या नहीं, रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट हुई या नहीं, एजुकेशन सिस्टम बेटर हुआ या नहीं। और अगर ये सवाल पीछे छूट गए तो और सिर्फ कंट्रोवर्सी बची तो फिर समझ जाना नैरेटिव जीत गया लेकिन यूथ हार गया। सोशल मीडिया ट्रेंड्स प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रियल चेंज तभी आता है जब अकाउंटेबिलिटी लगातार डिमांड की जाए। अब यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ और समझो, इंडिया का यूथ सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं फील कर रहा, रिप्लेसेबल फील कर रहा है। उसे लगता है सिस्टम कह रहा है तुम नहीं तो कोई और। यही रीजन है कि फ्रस्ट्रेशन इतना एग्जिस्टेंशियल हो चुका है। पहले लोग जॉब्स के लिए कॉम्पीट करते थे, अब लोग डिग्निटी के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। और इसी वजह से मीम्स इतने इमोशनल लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे हिडन क्राई होती है, भाई हमें कम से कम सीरियसली तो लो। और ऑनेस्टली यही इस पूरी कहानी का सबसे ह्यूमन एस्पेक्ट है। लोग सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, वो एक्नॉलेजमेंट मांग रहे हैं। उन्हें फील करना है कि उनकी स्ट्रगल विजिबल है। लेकिन एंडिंग में सबसे जरूरी बात, यूथ का एंगर गलत नहीं है, सिस्टम से सवाल पूछना गलत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना गलत नहीं है। लेकिन अगर यूथ इमोशनली अवेयर है और इंटेलेक्चुअली लेजी है तो इवेंचुअली
इवेंचुअली कोई ना कोई उसे मैनिपुलेट करेगा। इसलिए हर ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हर एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी रिवॉल्यूशनरी नहीं होता, हर वायरल मूवमेंट प्योर नहीं होता और हर लाउड स्पीकर ट्रूथ नहीं बोलता। खुद पढ़ो, खुद सोचो, हर साइड से सवाल पूछो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल सिटीजन वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शाउट करे, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंटली थिंक। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे हॉन्टिंग लाइन यही है, भारत का यूथ अब सपनों से ज्यादा सर्वाइवल जोक्स बना रहा है और ऑनेस्टली यही बात सबसे ज्यादा डराती है। बाकी फैसला आपका है। ये मूवमेंट आपको रिवॉल्यूशन लगता है, पॉलिटिकल रीब्रांडिंग लगता है, मीम कल्चर का एक्सप्लोजन लगता है, या फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन की कलेक्टिव चीख? कमेंट सेक्शन खुला है, लेकिन एक रिक्वेस्ट, ओपिनियन देना, डिवोशन नहीं। और क्योंकि आखिर में गुस्सा आपका है, वोट आपका है, फ्यूचर आपका है, इसलिए अपना दिमाग किसी और के हवाले मत करो, किसी भी नेता को भगवान मत बनाओ, किसी भी ट्रेंड को ट्रूथ मत मानो और किसी भी मूवमेंट को बिना सवाल पूछे फॉलो मत करो। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाए, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सोचता है। और शायद आज के यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। इमोशनली जागना आसान है, लेकिन इंटेलेक्चुअली जागना मुश्किल है। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय।